औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, welcome to the physics class first year. I am your physics teacher Mohammad Rafaqat, Pride Science College, Telangana. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 2 की। इसमें वेक्टर और इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपको सामने दो फिग भी दिखाई गई हैं, बड़ी क्लियर पिक्चर्स हैं जो कि वेक्टर और इक्विलिब्रियम की रिप्रेजेंटेशन शो कर रही हैं। स्टूडेंट, बजाय हम इसके के डायरेक्ट वेक्टर को डिस्कस करें उससे पहले हम थोड़ा सा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। आपने 9th क्लास के अंदर भी इसको डिस्कस किया हुआ, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है, और चैप्टर नंबर 1 में भी आपने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। स्टूडेंट, इसको समझेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या, क्योंकि ये हमें आगे जाके बड़ी हेल्प देंगी वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, कि जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। मीन जिन जिन क्वांटिटीज़ को हम इजीली मेजर कर सकते हैं वो सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इनकी मेजरमेंट्स के दौरान देखें तो हम मैस को किसी और यूनिट से मेजर कर रहे होते हैं, लेंथ को किसी और यूनिट से मेजर कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को किसी और यूनिट से मेजर कर रहे होते हैं। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक फ्रूट वाली शॉप पे जाते हैं ना, उसे कहते हैं भाई मुझे 1 किलो सेब दे दें, और उसके साथ ही अगर आप ये कहेंगे मुझे 1 किलो केले भी दे दें, तो ये बात बिल्कुल वो गलत हो जाएगी। मतलब वो सेब तो आपको केजी में दे देगा लेकिन केले कभी भी नहीं। तो यहाँ पे आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कि दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान एक डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह ये भी सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, तो या इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, तो उनको भी फर्दर 2 तरह की कैटेगरीज में हम इसको जो ना वो देखते हैं कि डिवाइड करते हैं। तो पहले इसमें जो हमारे पास टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आएंगी, फर्स्ट टाइप की जो क्वांटिटीज़ हैं वो नॉन डायरेक्शनल और स्केलर क्वांटिटीज़। जैसा कि यहाँ पे इसके नाम से जाहिर किया गया कि नॉन डायरेक्शनल और स्केलर क्वांटिटीज़ की ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन नहीं होगी, जस्ट स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी, कोई मीन वहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा। दूसरे टाइप की यहाँ पे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो हैं वेक्टर और डायरेक्शनल क्वांटिटीज़। सिंपली हम जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर को हम नॉन डायरेक्शनल भी कहते हैं और वेक्टर को हम डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। तो ये आपके पास 2 तरह की क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसी से आगे हम फर्दर पे जो है ना वेक्टर पे जाएंगे। तो सबसे पहले फिर हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहली जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, इसको ज़रा पहले समझ लेते हैं कि द क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड की और उसके साथ साथ आपको यूनिट की। स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि क्वांटिटी चाहे आप वेक्टर की बात करें या स्केलर की बात करें, किसी टाइप की भी क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट मस्ट होगी। मीन हम यहाँ पे दोनों 2 तरह की क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ की, स्केलर क्वांटिटीज़ की, और आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि इन दोनों की यूनिट मस्ट होगी, मैग्नीट्यूड मस्ट होगा। इनमें जो डिफरेंस है उसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि भाई ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट ही काफ़ी हों, मीन हम अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पे बयान कर सकें, तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं हमारे पास? स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में दी हुई हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम, स्पीड, वर्क, etc।
सपोज करते हैं भाई आप किसी से टाइम पूछते हो कि टाइम क्या हुआ है, इस टाइम कितने बजे हैं, आपको नेक्स्ट पर्सन जवाब देता है कि भाई 7 बज चुके हैं। आप उससे फर्दर क्वेश्चन नहीं करते हो कि भाई 7 की डायरेक्शन क्या है, 7 किस डायरेक्शन के अंदर है, बिल्कुल भी नहीं। या आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, उसे कहते हो भाई गिव मी 5 kg शुगर, 5 किलो चीनी दे दें। वो आपकी बात को मुकम्मल तौर पे समझ आता है। अब इसमें 5 kg, 5 क्या है मैग्नीट्यूड है, और kg क्या आ जाएगा, उसका यूनिट आ जाएगा। मीन आप देखें कि आपने 5 kg, इसमें 2 चीज़ें ली, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से आप अपनी बात को मुकम्मल तौर पे बयान कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि भाई ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से मुकम्मल तौर पे बयान कर सकें, ऑल दोज मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। इसी में फर्दर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं कि द क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। बच्चे ये मेन डिफरेंस है दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर, कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम किसका नाम देते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं, लेट्स से कि आपसे कोई बंदा पूछता है कि भाई आपका घर क्या है, कहाँ पे है, आप उसे ये कहते हैं कि भाई मेरा घर मस्जिद से 1 किलोमीटर पे है। अब जब तक आप उसे कंप्लीट डायरेक्शन साथ नहीं बताएंगे कि भाई मस्जिद से लेफ़्ट है राइट है, तो तब तक वो आपकी बात को मुकम्मल तौर पे नहीं समझ पाएगा। तो ये मेन चीज़ है कि जितने भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनमें डायरेक्शन ज़रूरी है। तो हमने ये बात समझनी है कि भाई वेक्टर और स्केलर के अंदर मेन डिफरेंस ही कहाँ पे आता है कि डायरेक्शन से आता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। यहाँ पे उसकी 2 एग्जांपल्स भी आप देख लें। ये गाड़ी चल रही है जो एक ख़ास स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो स्पीड क्या होगी, उसकी स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ पे फोर्स दी हुई है, तो फोर्स आपके पास ये यहाँ पे क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल आप डेली लाइफ के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट हम अपने चैप्टर की तरफ जाते हैं। चैप्टर के अंदर हमने टॉपिक नंबर 2.1 स्टार्ट करना है। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ना है, ये हमारे कंटेंट्स में शामिल है। और डेफिनेशन ऑफ बेसिक जो अपने कॉन्सेप्ट सीखने, तो उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेक्टर है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। फिर देखेंगे कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। फिर हम वेक्टर को 2 डायमेंशनल सिस्टम में और 3 डायमेंशनल सिस्टम में किस तरह से वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, उसकी डायरेक्शन लेते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और लास्ट में हम जाके इसका रिव्यू भी करेंगे कि भाई पूरा जो हमने चैप्टर जो टॉपिक डिस्कस किया उसको ज़रा रिव्यू भी ले लेंगे। तो इसमें हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है कि व्हाट इज़ वेक्टर। हमें अक्सर वेक्टर की डेफिनेशन बताई जाती है स्कूल कॉलेजेस के अंदर कि भाई वेक्टर है क्या चीज़, जस्ट उसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसका कोई बैकग्राउंड भी बता दूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड जो वेक्टर है बेसिकली ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। दिस इज़ अ लैटिन वर्ड। स्टूडेंट, ये क्या है, ये लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड किस लैटिन वर्ड से ये बना है, उसको वी हेयर कहते हैं। ये लैटिन वर्ड कौन सा है, वी हेयर। इसका मीनिंग क्या है, लैटिन के अंदर इस वर्ड का जो मीनिंग है वो है कन्वे, कैरियर और ट्रांसपोर्ट। ये इसके मीनिंग है। कन्वे मीन एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, इसका मतलब होता है। कैरियर का मतलब भी डायरेक्शन है और ट्रांसपोर्ट भी। कन्वे अक्सर आप ये बात करते हो भाई ये मेरा मैसेज फलां शख्स तक कन्वे कर दें। कैरियर के लिए भी आप ऐसा यूज़ करते हो। ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं फिर भी उसमें हम प्रॉपर डायरेक्शन ले रहे होते हैं
कि भाई इस्लामाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद से कराची, लाहौर से कराची, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन की बात होती है। तो इससे हमें एक बात समझ आई कि जो ये वर्ड है वेक्टर, तो इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन की हम बात करेंगे। तो इसमें हम पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड वेक्टर। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसका नाम देंगे? वेक्टर का नाम दे देंगे। तो ये यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वेक्टर है, इसमें ये इसकी जो एरो हेड है ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टेल तक ये बेसिकली इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे भी ये देख लें, ये अलग से मैंने मेंशन कर दी है कि ये एक वेक्टर है, इसका ये एरो हेड आ गया और ये इसकी टेल है, ये बेसिकली इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन की जो लेंथ है ये किस चीज़ को शो करेगी? मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स आगे हम जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर कि कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली देयर आर टू मेथड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है सिंबॉलिक मेथड एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड। सिंबॉलिक मेथड क्या है? आपने एक वर्ड, एक डेफिनेशन इससे पहले सुनी होगी कि मैथ इज अ सच ब्रांच ऑफ साइंस इन विच सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। कि मैथ के अंदर हम क्या करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ खास किस्म की सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि वेक्टर को भी शो करने के लिए हम कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ अलामात इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो हम सिंबॉलिकल मेथड देखते हैं उसमें कैसे वेक्टर को सिंबल की मदद से एक्सप्रेस करते हैं, ये हम देखेंगे कि सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर। स्टूडेंट जैसे ये दिया हुआ है ए, डी और वी, ये सारे क्या हैं? बोल्ड फेस लेटर है। मीन आपने ए लिखा, उसको बोल्ड कर दें। कंप्यूटर के अंदर तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन होता है, लेकिन आप जब राइटिंग कर रहे होते हैं हाथ से, तो देन आपको क्या करना होता है कि मार्कर से जैसे आप लिख लेते हो, तो ये बेसिकली क्या होगा? बोल्ड फेस लेटर आ जाएगा, वो आपकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। और इसके अलावा भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो इसका मेथड है कि जो आपने ए लिखा, बी सिंपल आप लिख के उसके ऊपर एरो हेड डाल दें, इसको हम एरो हेड मेथड कहते हैं। मीन सिंबॉलिकली हम वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आप बोल्ड फेस लेटर से, और दूसरा क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर एरो हेड लगा देते हो। तो ये सिंपल मेथड है, सिंबॉलिकल मेथड वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसके साथ हम वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या है कि हम वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन लगाई जाती है, सिंगल स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड एट वन एंड। कि एक आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है और उसके एक एंड पे आपने एरो हेड लगा देना है। और अब आपको पता है कि हम शुरू में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर होने के लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड भी बताना और डायरेक्शन भी बतानी है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, उसके एक तरफ हमने एरो हेड लगा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ से ये इसकी साथ में डायरेक्शन है। ये एरो हेड किस चीज़ को शो करेगा? डायरेक्शन को शो करेगा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वेक्टर होने के लिए आपके पास जो जिस क्वांटिटी को आप वेक्टर कह रहे हैं तो उसके अंदर ये दो चीज़ें मस्ट होंगी तो वेक्टर होगी। एक उसका मैग्नीट्यूड हो और दूसरा डायरेक्शन हो। यूनिट तो मस्ट है ना, यूनिट जो भी क्वांटिटी होगी उसमें, चाहे वो वेक्टर की बात करें, स्केलर की बात करें, तो यूनिट तो उसमें लाजमी होगी। ये बाकी भी इसकी फिक्स देख लें कि जिसमें हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं कि आप देखेंगे इसमें डायरेक्शन भी प्रॉपर शो की हुई है और साथ साथ में उसके मैग्नीट्यूड को भी हम शो कर रहे हैं। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकली भी हमने देख ली, सिंबॉलिक। नेक्स्ट हम जा रहे हैं कि किस तरह से हम वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा करेंगे। तो इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखना है, पहले हम 2 डायमेंशनल देखेंगे, फिर हम 3D के लिए जाएंगे। तो पहली बात है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या चीज़, इसको ज़रा डिफाइन कर लेते हैं। 2 lines drawn mutually perpendicular to each other
इज नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट जैसे ये यहाँ पे सामने दिया हुआ है कि ये दो लाइनें जब आपस में 90 के एंगल के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो ये दो लाइनें, एक एक्स एक्सिस आ जाएगा और दूसरा वाई एक्सिस आ जाएगा, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ये दो जो लाइनें हैं, एक एक्स एक्सिस आ गया, दूसरा वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे। और ये पूरा एक सिस्टम बन गया है। इसको हम किसका नाम देते हैं? इस पूरे सिस्टम को बेसिकली हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, या फिर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहलाता है। जिस पॉइंट पे ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये उसका ओरिजिन कहलाएगा। ओरिजिन से अगर 2 डायमेंशन की बात करें, जो राइट साइड पे हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ है, या जो ओरिजिन से हमने दो तरह के एक्सिस लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहेंगे, और जो वाई एक्सिस पे आ रहा है इसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जब बात करेंगे, ओरिजिन से राइट साइड पे सारे का सारा पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, और ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड लेंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह से ओरिजिन से जब अबाउ जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव आ जाएगा, और जब बिलो आएंगे तो वाई एक्सिस सारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको प्लेन भी कहते हैं, इसके अंदर हमने एक वेक्टर ड्रॉ करना है, उस वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है हमने, तो इस 2 डायमेंशनल सिस्टम को हम प्लेन भी कहते हैं। तो वेक्टर को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जैसे ये फिगर दी हुई है, आपने 2 एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बीच में ये एक वेक्टर ए है, इससे 2 प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लेंगे हम इसके हेड से। एक प्रोजेक्शन आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और एक प्रोजेक्शन आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेट्स से कि वो डिस्टेंस कवर करता है a1, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस बनता है a2, तो यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा a1 a2, ये इसकी यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और ये जो थीटा यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ये जो एंगल थीटा यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ये इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको समझ आ रही होगी। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर हमने देखा कि 2 एक्सिस के बीच में कैसे हम 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर हम किसी भी वेक्टर को शो करते हैं। इसी को फर्दर जो है ना हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन के लिए देखेंगे। 3D की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास, अब 3 लाइनें आपको 3D के अंदर चाहिए। इसको जरा समझते हैं। The direction of vector in space required 3 axes which are mutually perpendicular to each other, called x-axis, y-axis and z-axis. अब पहले 2 लाइनें आपस में 90 के एंगल के ऊपर एक दूसरे को कट करती थी, अब 3 लाइनें 90 के एंगल के ऊपर एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये आपके पास ये 3D सिस्टम है, इसको स्पेस का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये स्पेस या 3 डायमेंशनल सिस्टम जो है ना, ये इसे हम नॉर्मल पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे मैंने इसका ग्राफिकली इसको शो किया हुआ है। इसके अंदर अगर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कैसे लिखा जाएगा, वो आपने 3 जो है ना एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर 3 एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा होगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ए कवर कर लेगा, वाई से बी और जेड से सी, तो इसे हम पी ऑफ ए बी सी भी कहते हैं, या एक्स वाई जी ले लें, और एंगल यहाँ पे अल्फा बीटा और गैमा, ये आप 3 एंगल ले लेते हैं। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी वेक्टर की 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये जो हमने 2 डायमेंशनल सिस्टम देखा या 3 डायमेंशनल सिस्टम, तो इसको बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स आप डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ देखोगे कि हम बेशुमार फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है कि ये कहीं पे भी आप कोई जो मेजरमेंट करते हो जिस सिस्टम के अंदर, तो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे कोई लैब के अंदर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो लैब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। एक तो ये आपने जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम किसी वेक्टर को मेजर करते हैं, उसकी डायरेक्शन लेते हैं। और यहाँ पे 2 मज़ीद इनर्शियल जो ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं, वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी अक्सर पूछा जाता है, और यहाँ पे जो ना आपको पता होना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगा कि अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें बॉडी या तो रेस्ट की फॉर्म में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम किसका नाम देते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बॉडी एक्सेलरेशन बिल्कुल भी कवर नहीं करती, उसका एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको अगर हम देखें तो कहते हैं कि इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लें कि जब बॉडी यहाँ पड़ी हुई है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, या ओरिजिन पे पड़ी हुई है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन जब यहाँ से मूव करके ओरिजिन की तरफ आ रही है तो इस दौरान एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो जहाँ पे एक्सेलरेशन की प्रोडक्शन होगी वो नॉन इनर्शियल है, और जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। स्टूडेंट्स होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि इसमें डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में क्या है, कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में जस्ट ये फ़र्क है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और दूसरे में नहीं होता। अब लास्ट रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फिर उसको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फिर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर हमने सीखी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा कि 2 डायमेंशन के अंदर हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की कि भाई किसी कोई भी ऐसा सेटअप जिसके अंदर कोई भी आप मेजरमेंट करते हो वो बेसिकली क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। उसमें 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमने बात की, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमने बात की। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।